1341 का साल, पेरियार नदी की उफनती लहरें अपने साथ मिट्टी और बालू भी बहा लाएंगी और समंदर किनारे बन गया एक टापू। गरीब मछुआरों ने इसे अपनी उम्मीदों का ठिकाना बनाया। वहां बसे दो गांव, कुडप्पिल्ली और पल्लीपुरम। सदियों तक सबकी जिंदगी अच्छी कटी, लेकिन 1960 में गांव वालों को खबर मिली कि उनकी जमीन अब उनकी नहीं रही, बल्कि वो जमीन अब वक्फ की बन गई। पुराने कागज खंगाले तो पता चला कि 1902 में त्रावणकोर राज परिवार ने दोनों गांवों की 404 एकड़ जमीन व्यापारी अब्दुल मूसा को लीज पर दी थी। 1948 में मूसा के दामाद सिद्दीक ने जमीन अपने नाम कर ली और उसे वक्फ के नाम पर दान कर दिया। अब हालात ऐसे कि वक्फ बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 600 परिवारों का भविष्य अधर में आ गया। वक्फ बोर्ड अपने दावों पर अड़ा था, पर यह कोई इकलौता मामला नहीं है। तमिलनाडु के गांवों से लेकर के बेट द्वारका तक ऐसे कई विवाद हमारे सामने खड़े हैं। मेरठ में अलग ही तरह का मामला सामने आया। कमर अहमद नाम के बंदे को वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली बनाया गया। नियम साफ था कि वक्फ प्रॉपर्टी को ना बेचा जा सकता था, ना लीज पर दिया जा सकता था, मगर अहमद के लालच ने सारी हिदायतें, सारे नियम धूल में मिला दिए। एक खरीदार से उसने 1 करोड़ 35 लाख में 680 गज प्रॉपर्टी का सौदा किया। शर्त रखी कि पैसा पूरा कैश में चाहिए, बिना किसी रिकॉर्ड के। खरीदार ने पूछा कि वक्फ बोर्ड वाला मामला तो नहीं फंसेगा। उसका जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा 25% पैसा बोर्ड को भी जाएगा, इंस्पेक्टर सेट है, पहले भी कई बार किया है। 2017 में इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे घोटाले उजागर हुए। संसद से सड़क तक वक्फ के ऐसे कई झमेलों की गूंज है। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इन गड़बड़ियों को दूर करेगा और श्रद्धा के नाम पर चल रही गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगाएगा। एक तरफ से गिनाया जा रहा है कि वक्फ ने किए क्या महीन सितम, और दूसरी ओर से कई स्वर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी इस पर लगा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक, अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। मान सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आखिर सच क्या है? नए बिल पर इतना विवाद क्यों है? क्या सच में इससे मुस्लिम समुदाय पर कोई बुरा असर पड़ेगा? बाकी धर्मों में धार्मिक जमीन या दान को कैसे मैनेज किया जाता है, वो वक्फ से कितना अलग है? आज इसी पर अपन बात करेंगे। अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। दान करने वाला व्यक्ति चल या अचल संपत्ति, साइकिल से लेकर के बहुमंजिला इमारत या जमीन तक वक्फ के रूप में दान दे सकता है, बशर्ते वो आवाम की भलाई के मकसद से दान की गई हो। ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो संपत्ति वो दान कर रहा है, उससे होने वाली इनकम कहाँ यूज होगी। उदाहरण के तौर पर कोई वाकिफ ये शर्त रख सकता है कि उसने जो इमारत दान में दी है, उससे होने वाली कमाई सिर्फ गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की जाए। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग बनाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। अरब संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे उम्दा बताई जाती है मिस्र की राजधानी काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी। 10वीं सदी में बनी थी ये, और ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। भारत में वक्फ की शुरुआत इस्लामी आक्रमणों के साथ हुई। मोहम्मद गौरी ने 2 गांवों को वक्फ के रूप में मुल्तान की जामा मस्जिद को सौंपा था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुगलों ने भी कई ज़मीनें और इमारतें वक्फ के नाम पर दान दी। भारत में वक्फ के इतिहास को विस्तार से हमने तारीख, जो हमारा शो है उसके एपिसोड में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अपन इतिहास से आगे बढ़ते हैं। आज ये समझते हैं कि वक्फ को लेकर के समस्याएं कब से शुरू हुई और क्या नया संशोधन बिल इनका समाधान ढूंढ पाने में सफल हो पाएगा।
गौरी से मुगलों तक वक्फ का सीन कुछ यथा राजा तथा प्रजा वाला रहा। जब कोई ताकतवर बादशाह गद्दी पर चढ़ता तो वक्फ के नाम पर दान की बरसात हो जाती, मैनेजमेंट भी टनाटन रहता, और जब राजा कमजोर होता तो करप्शन अपनी हदें पार कर देता। लेकिन फिर अंग्रेज आए जिनके 3 ही मकसद थे, रानी रानी जपना है, पराया माल अपना है, दूधो नहाओ और लूटो फलो, और लूट सके तो लूट, भारतीय जनता में डाल फूट। इसलिए देश पर आई विपत्तियां और इनके निशाने पर आई मंदिर और वक्फ की संपत्तियां। आसानी के लिए 2 कानून बनाए गए। पहला, बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए बंगाल कोड रेगुलेशन 1810 और मद्रास और उसके आसपास के इलाकों के लिए मद्रास कोड रेगुलेशन 1817। इसका उद्देश्य था मंदिरों और वक्फ पर टैक्स लगाना, यहाँ चढ़ाए गए दान और उनकी कमाई पर टैक्स लगाना। इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आया कि धर्म के खिलाफ सीधे टकराव इस मुल्क में नहीं ले सकते, उससे बचना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई। सबसे पहले 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट नाम की गाजर कैरेट पेश की गई। एक्ट के जरिए वक्फ और मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से आज़ाद कर दिया गया। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक लंदन में एक केस ने नया मोड़ ला दिया। वहां की अदालत ने फैमिली वक्फ को घातक और हानिकारक करार दिया। फैमिली वक्फ का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जिसकी आय जन कल्याण के साथ साथ मुतवल्ली जो देख रेख कर रहा है, मुतवल्ली के परिवार के भरण पोषण में भी इस्तेमाल होती है। मुतवल्ली यानी वो व्यक्ति जो वक्फ संपत्ति की देख रेख करता हो, जिसकी नियुक्ति उस दौर में काजी करते थे और अब वक्फ बोर्ड करता है। तो लंदन के इस जजमेंट के खिलाफ भारत में भी विरोध हुआ। अंग्रेजों ने झक मारकर 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट के जरिए कोर्ट की बात को खारिज किया और वक्फ और फैमिली वक्फ को औपचारिक मान्यता दे दी। लेकिन इसके बाद 1932 में एक सरकारी कमेटी बैठी जिसने देश भर की वक्फ संपत्तियों का ऑडिट किया और सामने आया कई चौंका देने वाली बातों का एक पुलिंदा। क्या क्या था इन बातों में? कई मामलों में मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों को बेच दिया या गिरवी रख दिया। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी को धार्मिक और समाज सेवा के कार्यों में लगाना चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे उलट निकली। कई मुतवल्लियों ने इसे अपनी निजी तिजोरी बना लिया था। बहुत कम मुतवल्ली थे जो कमाई का सही और नियमित अकाउंट खाते रखते थे। कई मामलों में दोहरे बही खाते बनाए जाते थे ताकि ऑडिटर्स को गुमराह किया जा सके। इस समस्या पर उस समय के बड़े कानूनी विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई थी। जैसे सर तेज बहादुर सप्रू ने एक वक्फ का उदाहरण दिया जिसमें 70% आय का कभी सही उपयोग हुआ ही नहीं। 2 गांवों से शुरू हुआ ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैला। आज 9,40,000 एकड़ से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये समस्या हमेशा बनी रही। 1954 और 1995 में कानून बने, फिर 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें भी उन्हीं बातों को दोहराया गया जो 1932 की रिपोर्ट में सामने आई थी। साल 2012 में अनवर मणिपड्डी कमेटी बनी। इसकी रिपोर्ट ने एक अलग खलबली मचाई। कर्नाटक के कुछ नेताओं पर वक्फ की जमीन बेचने और कब्जा करने के आरोप लगाए। रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक का वक्फ घोटाला 2G घोटाले से भी बड़ा था। 2017 के इंडिया टुडे की जांच और 1932 से 2012 तक की रिपोर्ट्स में एक ही बात सामने आई, एक ही चीज एस्टैब्लिश हुई कि वक्फ बोर्ड्स भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अब बात सरकार के दूसरे दावे की करते हैं। दावा ये कि भारत के कानूनों ने वक्फ बोर्ड्स को असीमित ताकत दी हुई थी। एक उदाहरण से समझते हैं। तमिलनाडु के त्रिची जिले में गांव है तिरुचेंदुराई। सितंबर 2022 में इस गांव में रहने वाले राजगोपाल अपनी 1.25 एकड़ जमीन बेचना चाहते थे। तब उन्हें सब रजिस्ट्रार ने बताया कि साहब आप ये जमीन बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो जमीन वक्फ की है। राजगोपाल चौंक गए। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि सिर्फ उनकी 1.25 एकड़ जमीन नहीं भाई साहब, पूरे गांव की 396 एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है। गांव वालों को उसका पता चला तो बड़े नाराज हुए। मामला कोर्ट पहुंचा। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने बताया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड को जुलाई 1956 में मिली थी। हमने सरकारी पोर्टल पर इस वक्फ संपत्ति की डिटेल्स खंगालने की कोशिश की। पता चला कि 1956 में ये ज़मीन वक्फ को दी गई थी, लेकिन संपत्ति के बाकी डिटेल सरकार के पास नहीं है। जैसे ना ही इसकी देखरेख के लिए कोई मुतवल्ली है और ना ही कोई मैनेजमेंट कमेटी। एक तर्क ये भी आया कि अंग्रेजी हुकूमत के समय त्रिची जिला रौतवारी रेवेन्यू सिस्टम के अधीन था। रौतवारी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था। जैसे उत्तर भारत में जमींदारी सिस्टम था, वैसे ही मद्रास और उसके आसपास के इलाकों में रौतवारी सिस्टम चलता था। रौतवारी सिस्टम में ज़मीन किसानों की होती थी,
अगर अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड में ज़मीन गांव वालों की थी तो 1956 में वक्फ की कैसे हो गई? अब ये कोई क्लेरिकल मिस्टेक है या वक्फ के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, ये साफ नहीं है। मामला कोर्ट में है, समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन कई भाजपा नेता इसे ज़मीन हड़पने के उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन क्या सच में वक्फ बोर्ड के पास किसी भी ज़मीन को हथिया लेने की ताकत है? इसका जवाब छुपा है वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों में। इसके सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है और वक्फ बोर्ड खुद ही संपत्ति की इंक्वायरी करता है और इस पर वक्फ बोर्ड ही फैसला सुनाता है। तो अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो तो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में वो आवेदन दे सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होता है। माने उस फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस है तो पर बड़ा जटिल है। या तो हाई कोर्ट सुओ मोटो ले ले, वरना सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रावधान से ये तो निश्चित है कि वक्फ बोर्ड के पास काफ़ी शक्तियां हैं, लेकिन क्या सच में इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये विद्वानों के लिए बहस का विषय है। लेकिन सरकार का दावा है कि बिल की मदद से ऐसी सभी समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नया विधेयक वक्फ की स्थापना, संपत्तियों के सर्वे और प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। कैसे? 7 पॉइंट्स में इसको समझिए। सबसे पहले तो अब कोई भी व्यक्ति केवल तभी वक्फ घोषित कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। साथ ही वक्फ घोषित करने के लिए खुद संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है जिसकी खबरों में सबसे ज्यादा बात हुई, वक्फ बाय यूजर। 1995 के वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो वो वक्फ ही मानी जाएगी, भले ही उससे जुड़ा कोई औपचारिक दस्तावेज उपलब्ध ना हो। लेकिन नया कानून इस नियम को बदलता है। अब अगर वक्फ की संपत्ति कोई कब्रिस्तान या मस्जिद नहीं है और उस पर विवाद है तो उसकी पूरी जांच होगी, दस्तावेज उसके दिखाने होंगे। तीसरा पॉइंट जुड़ा है संपत्ति के सर्वे से। पहले वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने के लिए वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर नियुक्त करता था, लेकिन अब सर्वे की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। इसके साथ ही नए कानून के मुताबिक अगर किसी सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड के क्लेम्स हैं तो वो निरस्त हो जाएंगे। इसके अलावा पहले परिषद में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होते थे, अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। साथ ही परिषद में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को भी जगह दी जाएगी। इसमें वक्फ को लेकर के एक दिलचस्प चीज सामने आई। एक तरह का फैमिली वक्फ है जिसे वक्फ अल उल औलाद कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ी के नाम पर वक्फ करता है। इससे हुई सारी आमदनी उसके परिवार और वंशजों के पालन पोषण में खर्च होती है। ऐसे में कुछ केस सामने आए जब लोगों ने अपनी सारी संपत्ति वक्फ कर दी और बच्चों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं मिली। नया बिल कहता है कि वक्फ अल उल औलाद करने से पहले अपनी संपत्ति को पहले अपने बच्चों, खासकर बेटियों और घर की विधवा महिलाओं में बांटना होगा। जो बचेगा उसी को ही वक्फ बनाया जा सकता है। आखिरी पॉइंट जुड़ा है ट्राइब्यूनल से। पहले वक्फ संपत्ति से जुड़े डिस्प्यूट्स की सुनवाई एक वक्फ ट्राइब्यूनल में होती थी, पर अब इसका कॉम्पोजिशन बदल दिया गया है। अब इसमें एक मौजूदा या पूर्व जिला न्यायाधीश और एक मौजूदा या पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी होगा। पहले ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब ट्राइब्यूनल में दिए गए जजमेंट को 90 दिनों के भीतर ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सरकार की दलील है कि ये प्रावधान वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार रोकने और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने में मदद करेंगे। साथ ही वक्फ के मैनेजमेंट में महिला और पिछड़े समाज के लोग भी भाग ले पाएंगे, जबकि विपक्ष का कहना है कि ये मुसलमानों की स्वतंत्रता पर हमला है। देश के कानूनों पर विस्तार से रिसर्च करने वाली संस्था PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक ये कानून संविधान के 2 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। ऐसा है या नहीं, ये समय आने पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस बिल के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं उसे समझने के लिए इस आर्टिकल के बिंदु समझते हैं। PRS के आर्टिकल के अनुसार ये कानून संविधान के आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। क्या है आर्टिकल 26? ये संविधान के मूल अधिकारों का हिस्सा है। आर्टिकल 26 देश में धार्मिक इंस्टीट्यूशंस चलाने की आज़ादी देता है। उनसे उनके इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता जब तक इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसी हरकत नहीं होती जो अनैतिक है या सामाजिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रही हो। अब कानून कहता है कि वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना कंपलसरी है और वक्फ बोर्ड के CEO भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं।
ये बिंदु संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना कर सकते हैं नहीं, इस पर बहस हो रही है। टीआरएस के इस आर्टिकल में दूसरे धर्मों की मैनेजमेंट कमेटियों का भी जिक्र है, जैसे सिख गुरुद्वारा कमेटी। इसमें सभी मेंबर्स सिख धर्म के होते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए बनी आंध्र प्रदेश धार्मिका परिषद के 21 में से सभी सदस्य हिंदू धर्म के लोग होना अनिवार्य नहीं है। प्रदेश के कानून के मुताबिक 21 में से सिर्फ 13 मेंबर्स का हिंदू होना जरूरी है। टीआरएस के मुताबिक इस संशोधन से आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो सकता है। आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये कानून कहता है कि वही व्यक्ति वक्फ दान दे सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि मुसलमानों को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है। एक वो जिन्हें इस्लाम का पालन करते हुए अभी 5 साल नहीं हुए, दूसरे वो जिन्हें 5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और इनमें से एक को ही दान देने का हक मिल रहा है। हालांकि ये सब कोर्ट की व्याख्या के प्रश्न हैं, हम बस इस पूरी बहस को आपके सामने रख रहे हैं। कानूनी नज़रिए से समझने के लिए हमने लीगल स्कॉलर फैज़ान मुस्तफ़ा से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सरकार को वक्फ में फंसने के बजाय सभी धर्मों की धार्मिक संपत्ति से जुड़ा एक कानून बनाना चाहिए था। अब एक तरफ वक्फ का नया कानून है जिसमें कई सारे सख्त कदम उठाए गए हैं, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म से जुड़े कई कानून हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, जहां कानून रिलेटिवली कम सख्त हैं। ऐसे में 2 धर्मों से जुड़े कानून बराबर नहीं हैं। ये इक्वालिटी के राइट को वायलेट करता है। ये फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का ओपिनियन है। तो हमने आपके सामने एक पूरी बहस रखने की कोशिश की। आगे जो कुछ भी होगा उसे लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को लिखा आकाश और आशीष ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।